जय हिंद प्यारे दोस्तों। मैं प्रकाश अवस्थी कानपुर वाला। दोस्तों, आरआरबी टेक्नीशियन ग्रेड 1 में एक ही शिफ्ट हुई थी और उसका सॉल्यूशन मैं कराने जा रहा हूं। लेकिन आपको बता दें, जो आंसर की आई है उसमें कहीं ना कहीं राइट ऑप्शंस में एरर है। वो हो सकता है कि रिवाइज्ड आंसर की आएगी और उसमें सही होगा। तो डरना नहीं, यहां हम सॉल्यूशन देखेंगे, क्वेश्चन किस लेवल के कैसे पूछे गए हैं उन्हें जानेंगे। ठीक है, पहला क्वेश्चन, जी हां, प्रोबेबिलिटी का। यहां कहता है इफ ई एंड एफ आर टू म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट। इसका मतलब क्या हुआ कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ की वैल्यू क्या हो जाएगी? जीरो हो जाएगी। क्या हो जाएगी? जीरो हो जाएगी। यानी आपने ये फॉर्मूला पढ़ा होगा, प्रोबेबिलिटी ई यूनियन ऑफ एफ, प्रोबेबिलिटी ऑफ ई एफ, और जो दोनों में कॉमन होता है तो ये पोर्शन जीरो हो जाएगा, ये वाला पोर्शन। तो इसकी वैल्यू आपके सामने ये हो जाएगी। ठीक है, क्लियर है? कह रहा है P ऑफ E 1/6 और P ऑफ F 1/2 है। प्रोबेबिलिटी ऑफ E 1/6 है और ये 1/2 है। इन्हें जोड़ लीजिए, सोल्यूशन अब हो रहा है एक तरीके से। तो यहां एक, ये 3, ये 1, ये 3, 4/6 यानी 2/3। अब आगे हमसे कहता है कि प्रोबेबिलिटी ना तो E हो ना ही F हो, ज्ञात कीजिए। तो इसमें तो है ना वाला शब्द बोला गया। तो ना वाले शब्द में क्या होगा? प्रोबेबिलिटी E यूनियन F, और ये चीज ये आपका ना के लिए। तो टोटल होता है 1 और इसमें से प्रोबेबिलिटी E यूनियन F को घटा देंगे, यानी 1 - 2/3, आंसर 1/3 आ जाएगा। तो सही आंसर इसका 1/3 होगा। क्लियर है? बाकी अपने विचारों को प्रकट कर सकते हैं। सिंप्लीफिकेशन देखो, बड़े पेशेंस से करना है क्योंकि दशमलव काफी दिख रहे हैं। तो हम ऐसा कर लेते हैं, जैसे 2.5 लिखा है, 2.5, तो इसको हम 5/2 लिख सकते हैं। बोलो हां कि सर लिख सकते हो। 0.48, क्या इसको 48/100 नहीं लिख सकते? लिख सकते हैं। डिवीजन है तो ये 0.6 का मतलब 6/10 होता है। डिवीजन है, रिवर्स करोगे तो 10/6, जिससे गलत ना हो। 3.5 को हम 7/2 लिख दे रहे हैं। फिलहाल इससे ये चला जाता है तो भाग दे दे रहे हैं 16 में 8 से दशमलव हटाकर, तो ये 2 आ जाएगा। ठीक है, माइनस, जिसे 4.8 लिखा है तो इसको हम 48/10 लिख दे रहे हैं, 25/100 लिख दे रहे हैं सिर्फ आपके लिए। और इसका मतलब होता है 8/10, और डिवीजन करोगे तो रिवर्स हो जाएगा 10/8, जिससे हमारा आंसर गलत ना आए। बात समझ गए मेरे दोस्तों? आंसर गलत नहीं आना चाहिए। ध्यान देंगे एक एक बात को, एक एक बात को। देखो, 0 से 0 गया, बार चौक 48 होता है। 5 से ये 2 बार, और 2 से 4 2 बार, यानी ये 2 आ गया। यहां देखोगे तो चलो ऐसे लिख दो, 7/2 + 2, ऐसे लिख दो। इधर आते हैं, 10 से 10 गया, 25 से ये 4 बार गया, 8 से 8 48 होता है, यानी ये 3/2 आ जाएगा।
तो -3/2 आ गया। बहुत प्यार से देखिए, इन दोनों को जोड़ोगे तो 4 हो जाएगा और इन दोनों को देखोगे तो 7 में से 3 गया 4, 4/2 तो 2 हो जाएगा, यानी राइट आंसर 6 आएगा। क्या आएगा? 6 इसका सही आंसर हो जाएगा। समझ गए मेरे दोस्त? ठीक है, तो हमें हर चीज समझना है प्यार से। यदि A 18 है, D 30 है, तो समांतर श्रेणी के प्रथम 6 पदों का योगफल ज्ञात कीजिए। अब आप जानते हो कि Sn बराबर होता है n/2 2a प्लस n-1d। सम ऑफ सीरीज का एपी में फॉर्मूला होता है, बस रखना है इसमें। देखो यहां 6 पद हैं तो 6/2 ऐसे आ जाएगा। पहला पद 18 दिया गया तो 18 दूनी 36 हो जाएगा। 6 पद हैं तो 6 में से 1 गया तो 5 हो जाएगा और डी 30 है। बस कैलकुलेट कर लीजिए। कहते हैं 2 से ये 3 बार में गया तो ऐसे लिख देंगे और यहां देखेंगे ये 150 हो गया और 36। 150 और 36 को आप जोड़ लीजिए, 186 हो जाएगा। क्षेत्र का 18 यूनिट प्लेस पे 8 आएगा, एक ही ऑप्शन है, वरना 18 54 1 55 आप गुणा कर सकते हो, सक्षम हो। तो राइट आंसर आपके सामने 558 हो जाएगा। मुस्कुराइए, कोई डरने की बात नहीं है दोस्तों। आगे देखेंगे, एक्स अक्ष पर स्थित उस बिंदु P के निर्देशांक ज्ञात करें जो बिंदु इतने से समान दूरी पर स्थित है। इसने एक्स अक्ष बोला गया है, यानी y बराबर 0। तो कुदरत की माया देखो, सभी में ऑप्शन में 0 है। ये एक लाइन है, ये A है, ये B है। दो बिंदुओं के बीच की दूरी का फॉर्मूला आप ऐसे जानते हो कि x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर, y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर। ठीक है, आगे पीछे लिख सकते हो कि x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर, y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। बात बराबर है क्योंकि होल स्क्वायर लिखा हुआ है। हाँ कि धरने में पहुंच गए। अब A के कोऑर्डिनेट दिए गए 2,3 और B के कोऑर्डिनेट है -4,5। अब इनके बीच में कोई एक पॉइंट है, ये पॉइंट है, ये मान लीजिए C पॉइंट है। तो AC की जो दूरी है वो CB के बराबर है। बस इसी पे हमारी चर्चा है। देखा जाए कि जब AC निकालोगे तो स्क्वायर रूट में आएगा, CB भी स्क्वायर रूट में, तो हम यहां पर स्क्वायर करके वैल्यू लिख रहे हैं, AC का स्क्वायर CB का स्क्वायर। आगे पीछे करके लिख सकते हो, टेंशन नहीं लेने का, होल स्क्वायर से वो पॉजिटिव वैल्यू रहती है। देखो इसके कोऑर्डिनेट हमने माना A,0 माना, तो अब 0 क्यों? क्योंकि y 0 है ना और x को A मान लिया है। ठीक है, तो 2 माइनस A का होल स्क्वायर हो जाएगा, 3 माइनस 0 का होल स्क्वायर हो जाएगा। वैसे ही A माइनस 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 प्लस होल स्क्वायर और 0 माइनस 5 का होल स्क्वायर। बस इसे खोल दो, 2 का स्क्वायर 4, A स्क्वायर ऐसे, माइनस का 4 A आएगा, 3 का स्क्वायर 9, A स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर 16, 4 दूना 8 A आएगा, 5 का 25 हो जाएगा। अब मेरे दोस्त इसे कैलकुलेट करेंगे। देखा जाए इस वैल्यू से ये वैल्यू गई, यहां तक कोई आपत्ति नहीं। ठीक है, 25 और 16 होता है 41 और 9, 25 16 41 और 9 4 13, 41 में 13 घटा दो,
तो यहां पर 28 माइनस का आ जाएगा और ये यहां जाके जुड़ जाएगा तो ये 12a हो जाएगा। यानी 12a की वैल्यू माइनस का 28 आ गया। तो मेरे भाई a 28/12 यानी माइनस का 7/3 हो जाएगा। तो ये जो कोऑर्डिनेट आएगा माइनस का 7/3, 0, यही हमारा सही आंसर होगा। -7/3, 0। भाई 4 से भाग दोगे 7 बार में, 4 से 3 बार में, -7/3 आंसर। ठीक है। आकाश में एक पतंग उड़ रही है, एक व्यक्ति 40 मीटर लंबी कसकर खींचे हुए, देखो पतंग उड़ रही है जमीन से, तो एक ट्रायंगल हमने बना लिया ऐसा। ठीक है, सुंदर बनाना है तो सुंदर बना देते हैं। ये राइट एंगल ट्रायंगल बना दिया, पतंग यहां से यहां उड़ रही है 40 मीटर लंबी, यानी ये जो दूरी है वो 40 मीटर है। कसकर खींची हुई डोर से पतंग को पकड़ते हुए यदि 36 से 30 डिग्री का कोण बना रहा है, यानी यहां से 30 डिग्री का कोण बना रहा है, तो बस आप जानते हो कि 90 के साथ अगर मैं 30 को देखता हूं तो रेशियो आते हैं √3, 1 और 2 का, 2 बराबर 40 के। तो कह रहा पतंग की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। जब 2 बराबर 40 के तो 1 बराबर 20 के, ऐसे करके पढ़ाया जाता है और आपको ये चीज आती है। तो 20 इज द राइट आंसर। पेपर में ये क्वेश्चन एक तरीके से पहले छोड़ने के लिए आया था, एक्चुअल में चारों सॉल्व करने हैं, उतने में 7-8 क्वेश्चन आपके सॉल्व हो जाएंगे। ठीक है, बात समझ में आई? हम तो करेंगे, हम जनरली बता रहे हैं, पर इसको सीखो, क्योंकि अभी हमने लेटेस्ट में आरआरबी जेई का एग्जाम देखा था और सेक्शन कंट्रोलर वाला, वहां पर भी पूछा गया है मानक विचलन वाले, तो मैं तो कराऊंगा। ठीक है, यहां कह रहा है ये डेटा दिया गया है, यहां एबीसी है, बस इनको सही मिलान करना है कि ए किससे मिलेगा, बी किससे मिलेगा, सी किससे, डी किससे। देखो बस इतना है कि आपको अंतिम कैलकुलेशन नहीं करनी, इसके आसपास वैल्यू आ रही है तो बस वो मान लेना है। अभी देखो, तो पहला कह रहा है संपूर्ण डेटा सेट का मानक विचलन क्या है। ये डेटा दिया गया है, इसका मानक विचलन, अब ये कैसे निकलेगा, एक एक करके निकालते हैं। देखो स्टैंडर्ड डिविएशन जो होगा उसका फॉर्मूला होगा सिग्मा xi माइनस एक्स के ऊपर बार का होल स्क्वायर अपॉन n। ठीक है, x बार का मतलब होता है माध्य, यानी मीन निकालना है। अब माध्य क्या है, जो ये अंक दिए गए हैं इनको जोड़िए और माध्य निकालिए। अभी सभी का निकालना है। ये देखो ये 100 हो गया, ये 120 हो गया और ये 110 हो गया, जोड़ लिया हमने 330 हो गया, टोटल जोड़ा 330 हुआ। 3 3 6 से भाग दोगे, 6 पंचे 30, 6 पंचे 30, यानी x बार 55 आया। अब यहां पर जो पहले हम ये निकालेंगे xi माइनस एक्स बार का होल स्क्वायर। देखो हमेशा पॉजिटिव वैल्यू आएगी जब होल स्क्वायर करोगे, ये तो आप जानते हो। अब आयोटा इमेजिनरी नंबर तो है नहीं, तो हम अंतर देखेंगे। जैसे 55 और 48 का अंतर कितना आया, 55 48 का अंतर 7, तो 7 का स्क्वायर, ये -7 वगैरह नहीं देखेंगे, 48 माइनस 55 माइनस 7, ये नहीं। 55 48 का अंतर कितना आया, 7, 7 का स्क्वायर देखेंगे। 50 55 का अंतर कितना आया, 5, 5 का स्क्वायर देखेंगे। 52 55 3 का स्क्वायर देखेंगे। 55 55 से 0 गया, 55 60 यानी 5 का स्क्वायर देखोगे, और 55 65 10 का स्क्वायर। ये टोटल 6 हैं, तो यहां हमें 6 से भाग देना पड़ेगा। और कुदरत की माया देखिए, यही काम हम 4 बार करेंगे। यहां पर स्क्वायर रूट लेके n से भाग, और ये सेटल हो गया। अब इस डेटा को जोड़ना है, तो कुन्ने में जोड़ लो ऊपर वाले का। देखो 100 25 25 तो 150, तो ऐसे ही हो गया।
ये अब 49 और 9 और जोड़ लो, 9 दूनी 18, 8 मतलब 9 एक 10, 208। यानी यहां जो डेटा आया रूट के अंदर 208/6 भाग दे दो, कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं पड़ेगी आपको, भाग दो। 6 18, 6 18, फिर 28, 6 को 24, 34 पॉइंट समथिंग। अगर ये 36 होता, पहले बात को सुनो, 36 होता तो बाहर 6 आता, अरे बोलो हाँ, तो 34 है तो बाहर 5 पॉइंट और 6 के नियरेस्ट जाएगा 5 पॉइंट समथिंग। अब इसको कैलकुलेट इसलिए नहीं करना है क्योंकि हमें मिलान करना है 5 पॉइंट समथिंग में, यही है 5.88। यानी इसकी जो कैलकुलेशन है वो ऐसे करनी है। बात समझ में आई? ये नहीं कि अब हम बैठ गए निकालने के लिए, बस इतना ही समय बचेगा और कुछ नहीं। तो इतना मालूम चल गया कि ए वाला पहले से मिलान होगा, ए का पहले से, यानी ये दो ऑप्शंस एलिमिनेट हो गए। अब ये दो ऑप्शंस एलिमिनेट हो गए, अब देखो बी वाला निकालने की जरूरत नहीं है, बी वाला निकालने की जरूरत नहीं है, देख लो सी वाला निकालने की जरूरत है, तो आपका समय बच जाएगा। पहले बात को समझो, यानी मैं अभी समय बचा रहा हूं, अब मैं सीधे सी वाले में जा रहा हूं, मैं बी भी निकाल के दिखाऊंगा, ठीक है, आप चिंता मत करो, मतलब आपको पेपर में कैसे अटेम्प्ट करना था वो। तो मैं पहले अब सी निकाल रहा हूं। अब सी में कंडीशन क्या बोली गई है? सी में बोली गई पहले 3 मानक एबीसी का मानक विचलन। पहले मैं ये सी वाला सॉल्व कर रहा हूं, ठीक है, मैं बी भी निकालूंगा, डी भी निकाल दूंगा, जिससे आप सीखो। एबीसी, ये अब सी के लिए, तो अब इसको जोड़ो, तो ये 150 हो गया, बोलो हाँ, 3 से भाग, यानी एक्स बार आ गया हमारा 50 आ गया। फंडा यही लगना है अपना, सिग्मा एक्स आई, एक्स के ऊपर बार का होल स्क्वायर अपॉन एन, स्टैंडर्ड डिविएशन हमारा आ जाएगा, ठीक है। अब देखो जब ये लगाओगे तो अब इन तीन में 50 से 48 का अंतर क्या आया, 2 2 का स्क्वायर 4, 50 में 50 गया 0, 2 का स्क्वायर 4, और नीचे कद्दू कटेगा 3 लोगों में बटेगा, यानी 8/3। ये 8/3 यानी भाग दोगे तो 2.66 रूट के अंदर। अब यहां पर आप देखो 2.66, 2.6 भाई, इसका इससे मिलन, इसका इसका मिलन, तो ये तो ऑप्शन से ही डिसाइड हो गया, ठीक है। सेकंड वाले को निकालना ही नहीं क्योंकि ऑप्शन से ही डिसाइड हो गया। थर्ड वाले में वहां 2.66, तो कभी 4 आ नहीं सकता, यानी ये इसमें मिलेगा, ये इसमें मिलेगा, यानी सी चौथे में जाएगा, डी 11 में, मतलब 3 में। वो रोमन नंबर लिखा है, इसे 4 बोलते से 3 बोलते हैं, मेरे मुंह से शायद 11 निकला, ठीक है, 13 या 11 जो भी निकला हो, ये 3 में जाएगा रोमन में, क्लियर है। तो ये वाला आंसर नहीं, तो आपका समय बच जाएगा। आपने बस इतना ही मेहनत किया, ये और ये। लेकिन अगर आपको ये चीज नहीं समझ में आई, अगर ऑप्शंस थोड़े से और बारीकी तक थे तो वो भी बस उतना ही चेक करना पड़ता है, कैंसिलेशन चलता है मेरे भाई, ठीक है। अब देखो अगर इसमें आपको बी वाला निकालना है कि बी सी डी ई मानक विचलन 3.77, तो मैं कैलकुलेट पूरा नहीं करूंगा, फिर भी आपको समझा दे रहा हूं। बी सी डी ई, तो पहले एक्स बार निकालेंगे, ठीक है, 5 2 7 ऐसे आ जाएगा, 5 3 15 6 21 हो जाएगा, कद्दू कटेगा 4 में बटेगा। ये मैं जानबूझ के इसको सॉल्व कर रहा हूं क्योंकि कुछ बच्चे इस कैलकुलेशन को छोड़ देते हैं, इसलिए मैं करा रहा हूं, अदरवाइज ना कराता। आके सर इतना हुआ हुआ बना रखा है ना, इसलिए हुआ है।
देखो हमारा आंसर निकल चुका है, पर अब आगे का ज्ञान बता रहा हूं। अब इसमें क्या है कि हमें ये 4 तो भाग नहीं देना है, भाग नहीं देना। ऐसे 50 में 4 का गुणा करोगे तो 200 आएगा, तो 17, तो 17/4 का होल स्क्वायर आएगा। सर नहीं समझ में आया, अब समझोगे। यहां वाले में यहां 208 आएगा भाई, 4 का गुणा करोगे 52 में तो 208 और 17 तो 9 आएगा, 9/4 का होल स्क्वायर। ऐसे यहां तो ये 220 हो गया, 55 गुणे 4 220, तो अंतर 3 का आया, 3/4 का होल स्क्वायर। 6 24 240, 17 23 आएगा, 23/4 का होल स्क्वायर। इसमें कभी डरो नहीं, 4 से भाग स्क्वायर रूट। मैं निकाल के दिखा रहा हूं ना, क्यों डर रहे हो। 17 का स्क्वायर 289, 9 का स्क्वायर 81, 3 का 9 और 23 का 529। जोड़ दो, 9 त्रिका 27, 1 28, 2 हासिल, 8 दूनी 16, 17 18 2 20, 2 हासिल, 5 2 7 और 2 9। यानी हमारा जो आ रहा है ऊपर का वैल्यू वो आपके सामने। ठीक है, क्या किसी को कोई तकलीफ? 908 आया नहीं, ठीक है, डरना नहीं है। तो अब ये देखो 908 तो ऊपर आ गया, यहां देखो एक 4 से तो नीचे भाग देना है, और ये 4 का स्क्वायर 16, तो 4 से पहले भाग दे दो या सीधे 64 से भाग दे दो। आप सीधे 908 में 64 से ही भाग दे दो, जो होगा देखा जाएगा। 64 एकम 64, 10 में से 4 गया तो 6 आया, और ये कितना आया 2, 6 को 24, 6 को 24, ठीक है, यानी अंडर रूट में 14 पॉइंट समथिंग में जाएगा। पहले बोलो हां। अब अंडर रूट 14 पॉइंट समथिंग में जाएगा, एक मिनट, 6 ऐसे, कुछ गलत तो नहीं कर रहा हूं, ठीक है, थोड़ा सा पेशेंस। चौसठ से भाग देना था ना, ठीक है, सही है। अब देखो, अब ये बी वाला सॉल्व कर रहे थे, मेरे दिमाग में सी वाला बैठा था। अब देखो 14 पॉइंट समथिंग तो 3.77, ठीक है, क्योंकि 16 होता, देखो हमें सॉल्व नहीं करना अभी, 14 पॉइंट समथिंग, ये 3.77। अगर 16 होता तो 4 पॉइंट समथिंग में जाता, तो आपने यहां पर देखा ये वाला पॉइंट, ठीक है, केवल बी वाला तो मिल गया ना। अब मान लो सेपरेट क्वेश्चन आते सिंगल सिंगल, वो वाला आया हुआ जो मैंने अभी किया है, ठीक है, तो फिर उसके बाद √14 की वैल्यू निकाल लेते और जो आता वो आपका आंसर आता। यहां पर 3.77, क्योंकि 14 पॉइंट समथिंग में जाएंगे तो थोड़ा सा नियरेस्ट वैल्यू। क्लियर है, समझ गए। अब हमने ये भी सॉल्व कर दिया, ये भी कर दिया, ये भी, तो ये भी कहो तो ये भी कर दें, ये कर लेना आप, ठीक है, हाँ, वरना खिचड़ी पक जाएगा आपको कि सर बहुत लेंदी बता दिया, ठीक है, तो ये वाला आप कर लेना। चलिए आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन सरल था, मुझे लगा टफ होगा, नहीं सरल था। यदि समीकरण इतने के मूल अल्फा बीटा तो मान क्या होंगे? देखो सम ऑफ द रूट्स होता है माइनस का b/a, जो कि 5 हो जाएगा। प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स जो होगा वो 6 हो जाएगा। पहले बोलो हाँ। कुदरत की माया हमसे यही पूछा है, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। यहां हिट एंड ट्रायल बैठ गया, इसको 3 मान लो, इसको 2 मान लो, 3 दूना 6 होता है और 3 और 2 5 होता है। तो यहां पर 3 का स्क्वायर 9, 2 का स्क्वायर 4, 9 4 13 आंसर, 9 4 13 आंसर। अगर कोई दिक्कत है, जैसे मान लो हिट एंड ट्रायल नहीं बैठ रहा है, उस केस में क्या करें? उस केस में अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर वाला सिस्टम लगा दो, माइनस का 2 अल्फा बीटा
ये होगा अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। अब रख दो, अल्फा प्लस बीटा 5 का 25 हो गया, 6 दूनी 12, तो आपका 13 आंसर आ जाएगा। एक बेलनाकार स्तंभ का व्यास इतना है, ऊंचाई इतना है। स्तंभ के वक्र पृष्ठ को 50 प्रति की दर से रंगने की लागत क्या है? देखो इसमें पाई तो आना ही आना है, पाई आना है यानी 11 का मल्टीपल होना ही होना है। ये होता नहीं, ये होता नहीं, ये होता नहीं, ये आंसर कदो 1100 है। अब है तो है सर, हम मानेंगे नहीं। देखो मानो चाहे ना मानो, समझना चाहिए। देखो बेलन का जो वक्र पृष्ठ होता है वो 2 पाई आर एच होता है। दो ऐसे, पाई की वैल्यू 22/7, त्रिज्या इसका आधा, ऊंचाई 25, और यहां 50 प्रति मीटर स्क्वायर। अच्छा ये ध्यान रखना, ये हमारा, ये अभी किस में चल रहा है? एक चीज देखो, त्रिज्या 28 सेंटीमीटर है ना, तो इसको मीटर में कन्वर्ट कर लो। 28 सेंटीमीटर यानी मतलब व्यास 28 है, त्रिज्या 14, 100 से भाग, तो ये भी मीटर में हो गया, ये भी मीटर में हो गया। अब 50 का तो यहां से मीटर स्क्वायर, तो ये हमारा ऐसे, ठीक है। अब कोई दिक्कत नहीं, काट लो, 1100 लाना है कैसे भी। 50 दूना 100 ऐसे, 7 से ये 2 बार गया, हाँ तो 22, ये 50, 22 गुणे 5, 110 हो गया 1100 की अरदास। यदि किसी समांतर श्रेणी के 8वें और 12वें पदों का योग 100 है तो 20वां पद 95। अब देखो 8वां पद, देखो पद कैसे, जैसे tn बराबर होता है a प्लस n माइनस 1d। अगर हमें 8वां पद चाहिए तो यहां 7 हो जाएगा ऐसे, यानी a प्लस 7d। 12वां चाहिए तो a प्लस 11d, इसका योग 100 दिया गया, यानी हम कह सकते हैं 2a प्लस 18d बराबर 100, और ज्यादा बेहतर कह सकते हैं a प्लस 9d बराबर 50 के। दिस इज द इक्वेशन नंबर 1। और कह रहा 20वां पद 95 है, तो 20 में एक कम करेंगे 19d, और इसकी वैल्यू 95 है। दिस इज द इक्वेशन नंबर 2। और कह रहा है 7वां पद बताओ, यानी a प्लस 6d का मान चाहिए, a प्लस 6d का मान चाहिए। तो भाई a भी निकालना पड़ेगा और d भी निकालना पड़ेगा, और चारा नहीं लग रहा, ऐसे करके घटा दो, ऐसे करके घटाओ, घटाओगे 19 से 9 गया यानी 10d ऐसे आया, और ये 9 45, यानी d की वैल्यू 4.5 आ गए। a किसी में रख दो, मान लो इसमें रख दे रहे, ये यहां कुन्ने में निकाले रहा, ठीक है। a 50 माइनस 4.5 का गुणा कर लो, 9 पना 45, 4 हासिल, 36 4 40, यानी a का मान 9.5 आया, यहां रख लो, ये 9.5 हो गया। अब इसमें 6 का गुणा, 6 को 24 और 3 27 हो गया, 27 9 36, 36.5 हमारा आंसर हो जाएगा। 36.5 आंसर हो जाएगा। समझ गए मेरे भाई? ठीक है, यही सही आंसर, और कोई टफ क्वेश्चन नहीं है। दो संख्याओं जिनमें से प्रत्येक में 3 अंक है, देख लो, यानी पहली संख्या भी 3 डिजिट की है और दूसरी संख्या भी 3 डिजिट की है। एचसीएफ 19 है और एचसीएफ इतना है। देखो अगर मैं पहली संख्या को, सपोज दैट, देखो इन जनरल क्या होता है, हम जानते हैं, पहले समझो कि फर्स्ट नंबर इंटू सेकेंड नंबर एलसीएम इंटू एचसीएफ होता है। लेकिन थोड़ा ज्ञान की ओर जाएंगे, जब हमने पढ़ाया है कि जो फर्स्ट नंबर मानोगे वो एचसीएफ का एचसीएफ इंटू ए, यानी एचसीएफ का मल्टीप्लाई होगा, सेकेंड नंबर भी एचसीएफ इंटू बी, ये होता है एक्चुअल में। यानी अगर फर्स्ट नंबर है तो ये 3 डिजिट है और सेकेंड नंबर 3 डिजिट, और ये एचसीएफ ए होगा, ये एचसीएफ बी होगा, राइट। पहली बात, यानी एचसीएफ 19 है तो 19 का गुणा करना पड़ेगा।
यहां तक कोई कंफ्यूजन नहीं होगा, अभी होगा इसीलिए पहले ज्ञान दे रहा हूं। एचसीएफ 19 है तो पहला नंबर आपका 19A हो जाएगा, दूसरा 19B हो जाएगा। एलसीएम हमें 760 दिया गया, एचसीएफ 19 दिया गया, 19 से 19 गया, 19 से ये 40 बार में गया। अब एक बात याद रखना, जो एचसीएफ ए और बी का होगा वो 1 होगा। सर ऐसा क्यों? क्योंकि ऑलरेडी एचसीएफ 19 है तो ए और बी में कुछ कॉमन नहीं होना चाहिए, ये कॉन्सेप्ट बोलता है। समझ गए थे यहां? अब जैसे पेयर निकालते ही सबको आता है, ठीक है, पेयर निकालते हैं। अब पेयर तो देखो इसमें जो पेयर बन सकते हैं, तो पहला पेयर तो 1 और 40 का बन सकता है। दूसरा पेयर तो यहां इसको जो ब्रेक होगा 8 गुणे 5, दूसरा पेयर बनेगा 8 और 5 का। ठीक है, और कोई पेयर की नजर नहीं आ रहा। सर ऐसा क्यों? देखो 2 वाले सारे साथ में रहेंगे, अगर 2 वाले 5 वाले के पास जाएंगे तो एचसीएफ फिर 2 का मल्टीपल हो जाएगा ना, यानी जितने जैसे 2 की पावर आए तो वो सारे साथ चलेंगे, 5 की पावर 3 की पावर वो साथ चलेंगे, तो फिर 8 और 5 तो 8 5 का ही एलसीएम 40 हो सकता है, एचसीएफ 1 होगा। यानी ये 2 आ गए। अब एक चीज समझो, अगर मैं इनमें 19 का गुणा करूं, क्यों? क्योंकि फर्स्ट नंबर 19 का गुणा तो ये तो 2 डिजिट का आया, ये भले 3 डिजिट का आ गया, ये 3 डिजिट का आ गया, लेकिन ये 19 बने ये 2 डिजिट का आया। तो कह रहा ऐसे युग्मों की संख्या क्या है, लेकिन 3, वैसे युग्म 2 आएंगे लेकिन ऐसे युग्म चाहिए जिनमें 3 अंक हो, वो कोई नहीं है, 0 आंसर। क्या आएगा? 0 आंसर। भाई क्या इससे 3 डिजिट इससे तो बन जाएगा, दोनों 3 होने चाहिए ना। अब ये 8 गुणे 19 होता है 3 डिजिट, लेकिन 5 गुणे 19 3 डिजिट नहीं पहुंचता, तो सिर्फ 0 केस होंगे, क्योंकि दोनों हमारे 3-3 अंक के होने चाहिए। समझ गए थे? समुच्चय इतने के घात समुच्चय, देखो घात समुच्चय इतने में अवयवों की संख्या ज्ञात कीजिए। अब इसने घात समुच्चय बोल दिया। अब घात समुच्चय में मेरे भाई जो होता है वो 2 की पावर n होता है, यानी p ऑफ s जो कि 2 की पावर n, यही हमारा क्या होता है? घात समुच्चय। अब n तो n 1 से लेकर 8 एलिमेंट्स दिए गए, 2 की पावर 8 एलिमेंट, बस समझ गए? 2 की पावर 8, अब इतना जानते हो 256 आएगा, समझ गए? कह रहा शीर्ष इतने वाले त्रिभुज एबीसी का केंद्र ज्ञात कीजिए। देखो पहले समझो, ये पहले भी क्वेश्चन रेलवे में कई बार आया, बच्चे पढ़ नहीं रहे हो तो बच्चों की गलती है। x1, y1, x2, y2 और x3, y3। अब इसका सेंट्रोइड पूछा गया। सेंट्रोइड इज द मीटिंग पॉइंट ऑफ मीडियन, जिस बिंदु पर माध्यिका एक दूसरे को काटती हैं उसे केंद्रक कहते हैं। लेकिन यहां वर्टेक्स वाला सिस्टम है, तो ये होता है x1 प्लस x2 प्लस x3 डिवाइड बाय 3, ऐसे ही y1 प्लस y2 प्लस y3 डिवाइड बाय 3, ये होता है सिस्टम। समझ गए मेरे भाई? तो अब इनमें जोड़ लो, -16 -2 +2 ऐसे, और 13 -9 और +13 ऐसे, डिवाइड बाय 3 डिवाइड बाय 3। इससे ये गया माइनस का 16/3 आएगा, ये 2 ऑप्शंस तो एलिमिनेट हो गए। 13 दूनी 26, 26 में से 9 गया 17 आएगा, 17/3। तो राइट आंसर आपका -16/3 और 17/3 होगा। ठीक है, समझ गए मेरे भाई? ये क्वेश्चन एक अच्छा आया है, रेलवे वाले इतना पढ़ते नहीं है इसलिए है सरल। 3 स्टार कॉन्सेप्ट। अच्छा ये बताओ, प्रोबेबिलिटी में आपने एक चीज समझा है, किसी घटना के घटित होने की संभावना और ना घटित होने की संभावना 1 होती है। पहले बोलो हां, 1 होती है। अब कोई कह रहा सही जवाब देता है 1/5 है,
तो गलत जवाब क्या होगा? 4/5 होगा, क्योंकि सही और गलत दोनों को जोड़कर हमें एक लाना होता है। क्लियर है? थोड़ा सा ये समझो कि पहले पूछा क्या जा रहा है। कह रहा है क्रिस के दूसरे सवाल का गलत जवाब देने की प्रायिकता ज्ञात करो, यानी दूसरा सवाल गलत होना चाहिए। देखो, अब पहले समझो, दूसरा गलत होना चाहिए, यही बोल रहा है। जनरली क्या होता है कि अगर दो चीजें हैं कि ये राइट ये रॉन्ग, मतलब दो सवाल हैं कि पहला सही तो दूसरा गलत, दूसरा सही तो पहला गलत, जनरली ये पढ़ा है आपने कि जैसे फर्स्ट क्वेश्चन फर्स्ट राइट तो सेकंड रॉन्ग, ऐसे पढ़ा है आपने, ठीक है? या फर्स्ट रॉन्ग सेकंड राइट पढ़ा है, ये पढ़ा है कि नहीं पढ़ा? इस टाइप से पढ़ा है, ठीक है? अब पढ़ते हैं क्वेश्चन को। कहता है एक टेस्ट में क्रिस को 2 सवालों के जवाब देने थे। पहले सवाल का सही जवाब देने की उसकी प्रायिकता 1/5 है, ठीक है? यदि वह पहले सवाल का सही जवाब देता है तो उसके दूसरे सवाल का सही जवाब देने की प्रायिकता 5/6 है। यदि क्रिस पहले सवाल का सही जवाब नहीं देता है, अब यहां से मुद्दा है, क्या कह रहा है? पहले सवाल का सही जवाब नहीं देता है तो दूसरे सवाल का सही जवाब देने की प्रायिकता 1/4 है। अब यहां समझना है, जनरली क्या है कि फर्स्ट राइट तो सेकंड रॉन्ग। अब फर्स्ट रॉन्ग तो सेकंड के लिए कंडीशन लगा दिया है। पहले बात को समझो भाई, फर्स्ट राइट तो देखो पहले सवाल का सही जवाब देने की प्रायिकता 1/5, हमें कोई दिक्कत नहीं। तो अब सेकंड हमें रॉन्ग देखना है, तो कह रहा है दूसरे सवाल का सही जवाब देने की 5/6, तो रॉन्ग क्या होगी? रॉन्ग क्या होगी? 1 में से 5/6 घटा दोगे तो 1/6 ये रॉन्ग हो जाएगी। अब यहां पढ़ना, अब कह रहा फर्स्ट रॉन्ग, तो यदि क्रिस पहले सवाल का सही जवाब नहीं देता है, यहां से पढ़ो, पहले का नहीं देता, अब कंडीशन बदल गई कि अगर फर्स्ट रॉन्ग दे रहा है, फर्स्ट रॉन्ग, तो फर्स्ट सही 1/5 है, फर्स्ट सही 1/5 है, तो रॉन्ग क्या होगा? 1 में से 1/5 घटा दोगे तो 4/5 होगा रॉन्ग। अब यहां पर ये कंडीशन बदल दी, अब ये वाला यूज नहीं करना है, दूसरे सवाल का सही जवाब नहीं, अब सेकंड रॉन्ग देना है। तो कह रहा है तो उसके दूसरे सवाल का सही जवाब देने की प्रायिकता 1/4। जब फर्स्ट रॉन्ग होता है, अब ये कंडीशन ये कह रहा है कि जब फर्स्ट रॉन्ग होता है तो दूसरे सवाल का सही जवाब देने की प्रायिकता 1/4, प्रायिकता 1/4। बोलो हां। अब यहां बदलना, यहां समझना, हमको यहां पूछा गया दूसरे सवाल का गलत जवाब देना है, यानी ये जो राइट है वो अब राइट नहीं देना, ये तो एक कंडीशन थी प्रॉपर, ये मुझे दूसरा भी रॉन्ग देना है। पहले में भी रॉन्ग दिया, जब फर्स्ट राइट था तो सेकंड रॉन्ग देना था, अब फर्स्ट रॉन्ग है तो सेकंड भी रॉन्ग देना ही है, क्योंकि ये तो मैंडेटरी है कि सेकंड हमें रॉन्ग देना है, इसलिए बहुत बारीकी से बता रहा हूं। तो दूसरे के सही जवाब देने की प्रायिकता 1/4 है, तो रॉन्ग क्या होगी? 1 में से 1/4 घटाओगे तो 3/4 आएगी। बढ़िया क्वेश्चन है, बहुत बच्चा नहीं कर पाया हो। 1/30 ऐसे, 4 से 4 क्या, 3/5 ऐसे, नीचे 30 आ जाएगा, यहां 6 आ जाएगा, नहीं यहां 1 आएगा, यहां आएगा 36 18, 19/30 राइट आंसर 19/30। बहुत सारा बच्चा धरने में बैठ गया कि सर हमें समझ में नहीं आया, तो आप समझो, देखो मैं जो लिखा है मैं वही लिखूंगा पहले, कि जनरली जो आप पढ़ते हो कि फर्स्ट राइट सेकंड रॉन्ग, फिर फर्स्ट रॉन्ग सेकंड राइट, आप जनरली यही पढ़ते हो, ठीक है, ये आपको मालूम है। लेकिन इस क्वेश्चन में जो पूछा जा रहा है वो कह रहा है क्रिस के दूसरे सवाल का गलत जवाब देने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए, यानी यहां सेकंड रॉन्ग है तो यहां पर भी हमको रॉन्ग में ही लाना है,
जनरली पढ़ते हैं, पर हमें ये रॉन्ग लाना है, उसके लिए भी उससे कंडीशन दी है, जानबूझ के कंडीशन दी है, ये रॉन्ग ही लाना है, सेकंड रॉन्ग लाना है। अब फिर से समझो, अगर फर्स्ट राइट, तो फर्स्ट राइट क्या, पहले सवाल का सही जवाब 1/5, तो हम देखो हमने 1/5 ही लिखा है। अब सेकंड रॉन्ग, तो अभी यहां दूसरे सवाल का सही जवाब देना 5/6 है, तो रॉन्ग क्या होगा, टोटल 1 होता है, 1 में 5/6 घटा दोगे तो 1/6, यहां तक कोई दिक्कत नहीं। अब क्या है, फर्स्ट रॉन्ग, तो फर्स्ट रॉन्ग, तो सही जवाब 1/5 है, तो रॉन्ग क्या है, 1 में से 1/5 4/5, लेकिन कह रहा है क्या, यहां से इसने कंडीशन बदल दी, यदि क्रिस पहले सवाल का सही जवाब नहीं देता है तो उसके दूसरे सवाल का सही जवाब देने का 1/4, लेकिन हमको तो अब रॉन्ग निकालना है, क्योंकि नीचे बोला है कि सेकंड वाला रॉन्ग होना चाहिए। बोलो हाँ, तो 1/4 राइट है, तो रॉन्ग क्या होगा, 3/4। बढ़िया क्वेश्चन, ठीक है। बहुतों को समझ में नहीं आया होगा, कोशिश करो इस बात को समझने की, ठीक है। ये क्वेश्चन कह रहा है त्रिभुज एबीसी और पीक्यूआर समरूप हैं, बहुत अच्छी बात है। बहुत बेसिक से बताएंगे इसको भी, एबीसी और पीक्यूआर समरूप है। समरूप में एक तो साइड का रेशियो, दूसरा एल्टीट्यूड्स का रेशियो, तीसरा मीडियन का रेशियो, ये चलता है, ठीक है, ध्यान रखना। कह रहा है एएम पीएस शीर्ष लंब है, यानी ये परपेंडिकुलर है, ऐसे भी कर लो, ऐसे भी, इसे एएम बोलेंगे और इसे पीएस बोलेंगे, ठीक है। अब डायग्राम में नहीं जाना कि सर बराबर दूरी दिखाओ, ये सब नहीं, थोड़ा 19-20 डायग्राम होते हैं। ठीक कह रहा है एएन पीटी क्रमशः माध्यिकाएं, तो माध्यिका हम ऐसे घोषित कर दे रहे हैं कि ये एएन, अब यानी बीएन की जो दूरी है वो एनसी के बराबर होगी, ठीक है। धरने मत बैठ जाना कि सर ये आपका डायग्राम से तो लग नहीं रहा, हाँ कि हम बिल्कुल पेपर में सुसज्जित डायग्राम ऐसे बनाएं, फिर ऐसे लंब करें नाप नूप के, फिर ऐसे बनाएं, ये लग रहा है, पर भावनाओं को भी समझो, इसलिए लिख दे रहे हैं, ठीक है। हाँ कि धरने में बैठ जाओ, रफली बनाए जाते हैं ना डायग्राम, परफेक्शन नहीं दिखाते। और पीटी भी माध्यिका हमने मान ली, तो यहां मैं लिख दे रहा हूं कि क्यूटी बराबर टी आर है, हाँ, क्योंकि वो माध्यिका वाला पॉइंट है, डायग्राम थोड़ा सा सुंदर नहीं, समझ गए, मतलब फिर कह रहा है एम अपॉन पीएस, अब यहां बोला एम अपॉन पीएस 3/5 है, और त्रिभुज पी क्यू आर का क्षेत्रफल 150 है, इसका एरिया 150 है। तो हमने पहली प्रॉपर्टी ये पढ़ रखी है कि साइड के स्क्वायर, साइड हो गया या शीर्ष लंब हो गया या मीडियन हो गया, उनके स्क्वायर ही क्षेत्रफल के रेशियो होते हैं। यानी यहां से अगर देखा जाए 3 का स्क्वायर 9 और 5 का स्क्वायर 25, 3 का 9 5 का 25, तो 9 यानी ट्रायंगल एबीसी का एरिया आ जाएगा, ट्रायंगल एबीसी का क्षेत्रफल, और पीएस इसमें है यानी इसका क्षेत्रफल 150 ऐसे, तो यहां से हम एबीसी का क्षेत्रफल निकाल लेते हैं। सर कैसे निकालोगे, 25 से ये गया 6 बार में, यानी ट्रायंगल एबीसी का क्षेत्रफल 54 आ गया, मोदी जी 56, ये 54, इसका क्षेत्रफल 54 हो गया, यहां तक कोई दिक्कत नहीं। देखो अगर हमें इसकी भुजा बीसी निकालनी है, कुछ भी भुजा निकालना है, आगे भुजा भी दी गई हमको, अब बीसी की भुजा 6 दी गई, चलो ये हमको 6 दिया गया, ये 6 दिया गया, कोई दिक्कत नहीं, अब मजा आएगा। अब हम थोड़ा सा बेसिक कर रहे हैं, वरना यहां पर हम शॉर्टकट लगाएं तो मजा नहीं आएगा आपको। तो ये 3 और 5, यानी इसको क्या हम 3x बोल सकते हैं, क्योंकि इसे 5x बोल सकते हैं। जनरली क्षेत्रफल क्या होता है, 1/2, बेस 6, हाइट 3x बराबर 54 के, 2 से 3 बार 9 से गया, यानी x बराबर 6 आ गया,
यानी एम की वैल्यू 18 हो गई और ये पीएस 30 हो गया। अगर इसका भी क्षेत्रफल देखा जाए तो 1/2 क्यू आर आधार हो गया इंटू लंब 30 हो गया और 150 के, तो क्यू आर हमारा 10 आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा, बोलो हां। और हमसे आगे कह रहा है कि एम और क्यू आर जोड़िए। एम की वैल्यू 18 है आपके सामने और क्यू आर 10 निकाला है, यानी 28 इज द राइट आंसर। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर 28। करने को थोड़ा सा एक और तरीका लगता पर वो मजा ना आता आपको, तो मजे के लिए थोड़ा सा बेसिक की ओर हम चले गए। समझ गए? 28 इज द राइट आंसर। समझ गए दया? ये तो सभी जानते हैं। 3 4 5 6 6x हो गया, इसका अंतर -12 हो गया। त्रिभुज के तीनों कोणों का सम 180 होता है, बोलो हां। तो 6x ऐसे 192, 6 त्रिक 18 और 6 दूनी 12, 32 इज द राइट आंसर। 32 सही आंसर। ये क्वेश्चन रेलवे के अलग अलग एग्जाम में भर भर के आया है, कोई ना तो कह नहीं सकता। टेक्नीशियन ग्रेड 1 में भी आ गया। यहां देखो x की पावर z है, तो ये x की वैल्यू यहां से उठाओगे, यानी 112.17 और पावर z हो जाएगा। y की पावर 6 है, तो यहां से उठाओगे 112.94 पावर 6। बेस दोनों के सेम, तो ये पावर बराबर करना है और दशमलव हटा दो क्योंकि यहां पर भी 2 यहां पर भी, यानी 17z बराबर 6 को 24, 2 हासिल और 54 2 56। मोदी जी आ गए। मानते कहां है, कहीं ना कहीं तो आना ही है उनको। अब यहां ईमानदारी से चलो भाग दे देते हैं। 17 3 51, फिर 17 3 51 यानी 33। 33 से एक ही ऑप्शन है, बाकी कोई नहीं है। 34 से 2 है, तो राइट आंसर 33.18 लगभग में हो जाएगा। क्लियर मेरे देवता? एक अर्धगोलाकार कटोरे में इतना पानी भरा है। यदि 2 सेंटीमीटर त्रिज्या की एक गेंद को कटोरे में डाला जाता है तो पानी का स्तर कटोरे की ऊंचाई तक पहुंच जाता है, यानी फुल आयतन। सर नहीं समझ में आया? अरे देवता, कटोरा ये है। हाँ, पाकिस्तान ना सोचिए आपकी पाकिस्तान कटोरा, ये मत सोचिए। इतना इसमें क्या है, 992 पाई अपॉन 3 इतना आयतन भरा हुआ, इतना इसका वॉल्यूम है। अब यहां पर भी देखोगे तो ये एक तरीके से यहां पर भी एक हेमीस्फीयर अर्धगोला नजर आएगा। मन की आंखों से देखिए। अब इसमें हमने एक स्फीयर डाल दिया, यहां एक स्फीयर डाल दिया। डालने के बाद अब ये जो कटोरा है ये पूरा का पूरा भर जाएगा, बराबर आयतन। यानी इस अर्धगोले का आयतन तो ये हमको दिया गया 992 पाई बाई 3। एक स्फीयर डाला तो उसका आयतन होता है चौड़ा 3 पाई आर क्यूब, इसकी त्रिज्या 2 है तो 2 का क्यूब 8 हो गया दया। और इसमें इसकी त्रिज्या चाहिए तो ये 2/3 पाई कैपिटल आर क्यूब कर दे रहा है। बस कैपिटल आर का मान हमें चाहिए। सर जी अब क्या करेंगे, काटेंगे। पाई बाई 3 पाई बाई 3 पाई बाई 3, बाकी मान लो ना भी काटो कि 2 से पहाड़ा आड़ा वो बाद में एडजस्ट कर लेंगे। तो 992 में 32 जोड़ दो, 4 ऐसे आया, 1024 हो गया, जो कि 2r क्यूब के। 2 से 512, जो कि r बराबर 8 हो जाएगा। तो कटोरे से कोई अतिरिक्त पानी बाहर नहीं, कटोरे की त्रिज्या क्या होगी, 8 सेंटीमीटर होगी। सही आंसर आपके सामने। समझ गए? बढ़िया क्वेश्चन है। कह रहा है इसके लिए a के सभी संभावित मानों का गुणनफल ज्ञात कीजिए ताकि ये एक द्विघात समीकरण हो। ये कंडीशन ध्यान रखना है, ठीक है। द्विघात समीकरण जिसका विभक्तर
डिस्क्रिमिनेंट 28 है, यानी डिस्क्रिमिनेंट क्या होता है, डी बराबर बी स्क्वायर माइनस 4ac जो कि 28a के बराबर है, वही हम निकाल लेंगे। इस इक्वेशन में देखो ये वाला टर्म्स देखो, ये कैपिटल ए आ जाएगा, ये बी आ जाएगा और ये सी हो जाएगा। बी स्क्वायर तो इसका स्क्वायर करोगे तो ये ए क्यूब हो जाएगा, ए क्यूब माइनस का 4 ए स्क्वायर है, सी 3 है, ले आओ, यानी ए क्यूब माइनस 12a स्क्वायर माइनस 28a इज इक्वल टू 0। तो ए कॉमन ले लो तो ये क्वाड्रेटिक बन जाएगा, ए स्क्वायर 12a और माइनस 28 0। तो एक रूट तो आपका आ जाएगा a बराबर 0, बाकी ये माइनस माइनस है तो रूट्स होंगे प्लस माइनस 28 जो कि 14 दूनी 28 होता है, 14 दूनी होता है, तो दोनों का अंतर 12 भी आ रहा है, तो बड़ा वाला इसमें छुटका वाला उसमें, तो ये हमारे ए के 3 मान आ गए। अब सुनना, ए के सभी संभावित मानों का गुणनफल, अगर मैं इनका गुणा करूं तो 0 गुणे 14 गुणे -2 तो ये 0 आ गया, आंसर 0। लेकिन इसने एक बात कुन्ने में बोल दी, बात क्या बोल दी, ताकि ये एक द्विघात समीकरण हो, यानी जो ये मान है वो रखने से ये एक द्विघात समीकरण होना चाहिए। अगर आप a बराबर 0 को रख दोगे, दया a बराबर 0 को रख दोगे, इसको नहीं रखना है खैर रख दोगे तो ये क्वाड्रेटिक खत्म हो जाएगा ना, ये सब 0, ये 3 बराबर 0 के कोई पॉसिबल नहीं होगा, यानी ये मान आपको नहीं लेना है, यानी यहां से 0 हटा देना है। और मेरे दोस्त अब क्योंकि सभी संभावित मानों गुणनफल, ताकि ये द्विघात समीकरण हो, द्विघात होना चाहिए, तो a बराबर 0 से द्विघात तो होगा नहीं, यानी a बराबर 0 नहीं लेंगे, तो फिर क्या लेंगे, 14 गुणे -2 लेंगे, -28 आंसर, बाकी भूल चुक लेनी देनी। इसका मेरे अकॉर्डिंग सही आंसर -28 आएगा। जो कंडीशन कह रहा है ना, टू बी अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन होना चाहिए, एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनना चाहिए, समझ गए, सरल क्वेश्चन है, यानी x यूनियन y, चलो प्रोबेबिलिटी लगा दे या ऐसे लिख दो 56, मोदी जी ऐसे प्रोबेबिलिटी शब्द लगा दे, थोड़ा सा अच्छा लगेगा, नहीं एलिमेंट का है प्रोबेबिलिटी लगाओ। तो आप जानते हो कि x यूनियन y, यहां एक सिंबल लगा दे रहे हैं, प्रोबेबिलिटी क्या p आदत पड़ गई है ऐसे लिख दे रहे हैं, अच्छा लगता है, एलिमेंट ऑफ p या e लगा दो, एलिमेंट, हाँ एलिमेंट, एलिमेंट एलिमेंट वो अच्छा लगेगा, एलिमेंट ऑफ x, एलिमेंट ऑफ y थोड़ा अच्छा लगता है, एलिमेंट इंटरसेक्शन। अब सब कुछ आपके सामने, ये अपने मोदी जी 56 इंच, ये इसके एलिमेंट 45 है, इसके एलिमेंट 33 है, और हमका इसके एलिमेंट पूछा गया, ठीक है, इसको मान लो x का मान चाहिए, इसको मान रहे धरने में बैठ जाओ, x बराबर 4 3 7 78 माइनस 56 इंच तो 22 आ गया, 8 में से 6 गया 2 और 7 में से 2 गया, 7 में से 5 गया 2 आएगा, ठीक है, क्लियर है। ये क्वेश्चन देखो, इसमें चाहो तो थीटा बराबर 0 डिग्री रख दो या 90 रख दो, आंसर आ जाएगा। एक बार ट्राई कर लेते हैं, अगर मैं 0 रखता हूं तो साइन 0 0, ये -1 हुआ, बोलो हाँ, 0 रखता हूं तो ये 0 ये 1 हुआ, तो यहां से 1 आया माइनस का, 0 रखेंगे तो ये 2 आएगा, यानी 1 आंसर आएगा। सर हम नहीं मानेंगे, 90 रख लो, 90 रखोगे तो ये 0 हो जाएगा, ये 1 होगा, तो यहां से 1 आया, और 90 रखोगे तो ये 0, तो 1 + 0 तो भी आ गया। सर हम नहीं मानेंगे, तो सॉल्व कर दो, 8 पावर है तो पहले 4 पावर में ब्रेक होगा, पॉजिटिव में, ये सब जानते हैं, x की पावर 4, x की पावर 8 माइनस y की पावर 8, पहले 4 में, फिर 2 में,
फिर एक में और एक पॉजिटिव और एक निगेटिव, नीचे 4 पावर ऐसे, हैप्पी बर्थडे। और ये तो एक ही होता है। अच्छा, एक निगेटिव वाला लिखना भूल गया, ये तो एक होता है और बगल में क्या है, 2 कॉस स्क्वायर थीटा। ये वाला देखोगे तो साइन स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा प्लस का 2 कॉस स्क्वायर थीटा, जोड़ोगे तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। ये समाज इसे क्या बोलेगा, 1 बोलेगा। समझ गए मेरे भाई? तो ये सेट यहां से कंप्लीट होता है। ठीक है, जो पहले आंसर की आई है उसमें ऑप्शंस में बहुत सारा एरर है। ठीक है, अब रिवाइज हो सकता है आ गई हो या आने वाली है। ठीक है, तो डरिएगा नहीं, मैंने कोशिश किया है सब सही बताने का। बाकी अपने विचार जरूर कमेंट में बताइएगा।